balanced chemical equation that is called as molecularity of reaction। मतलब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चीजें आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। हिंदी में रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इस तरीके से भी एक एक्चुअल डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब बात आती है कि आणविकता क्या है? तो पहली बात, कभी भी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ऋणात्मक नहीं होती है, याद रखिएगा। कभी भी शून्य नहीं होती है, कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है। मतलब कोई निगेटिव नहीं होगी रिएक्शन, कभी भी कोई रिएक्शन शून्य नहीं होगी। मतलब भाई रिएक्टेंट तो होंगे ना, तभी तो रिएक्शन होगी, परिवर्तन होंगे, रिएक्शन केमिकल चेंज होंगे। उसके बाद थर्ड, कभी भी फ्रैक्शन नंबर नहीं होगी, मतलब भिन्नात्मक मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जर्नल देखिए 2 मिनट, मतलब जर्नल की मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस को हम लोग टाइप्स की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। फर्स्ट, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एका अणुक अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं इसको? एका अणुक अभिक्रिया बोल सकते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या एक हो, मतलब अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु हो उनकी संख्या क्या हो? एक हो, तो दैट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं एकाणुक अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं डीकंपोजिशन ऑफ PCl5, PCl3 plus Cl2, that is molecularity of reaction is 1. Molecularity of reaction is 1. Next, decomposition of hydrogen peroxide is the best example of molecularity of reaction. This is unimolecular reaction. Molecularity of reaction कितनी होगी? 1. Ammonium nitrite NH4NO2 N2 plus 2H2. The best 3 example, the total number of reacting molecules taking part in the elementary step in a chemical reaction, in the chemical change, that is called as unimolecular reaction. आगे देखिए फिर क्या बात आती है, हम लोग बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक अभिक्रिया, मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें या रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या 2, a reaction in which taking part a reactant number of 2, the 2 हो। बहुत सिंपल से, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मॉलिक्यूल लेना है, दिस इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, this is the best example of these. Next, और CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड एस्टरिफिकेशन प्लस एथिल अल्कोहल। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? चीजों को आप समझने का प्रयास करिए, बार बार वीडियो को रिवाइज करिए, ठीक है, रिपीट कर करके देखिए, तो आपको हर एक स्टेप आशुतोष सर बहुत अच्छे से समझा रहे होंगे। इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए।
नाउ ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात कि वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो और अभिकारक अणुओं की संख्या 3 हो तो उसे लोग ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। 2SO2 plus O2 give up 2SO3 is the best example हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? 3। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 3। दिस इज द त्रिअणुक अभिक्रिया। इसकी आणविकता कितनी हुई? 3। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हुई? 3। लेकिन थोड़ा सा हम सभी बच्चों को एक चीज बताना चाहते हैं कि प्रमुखता या मेनली हम लोग बात करेंगे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस सबसे ज्यादा होती है। इससे ज्यादा रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती, बहुत रेयर केस में होती है। तो ये जब सिंपल रिएक्शन होती है उनमें रिएक्टेड स्पीशीज आपको दिखाई पड़ जाती है, आप तुरंत देख लेते हो। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है, फॉर एग्जांपल 4HBr प्लस O2 गिव अप 2H2O। यहां पे कंसेप्ट में बहुत ध्यान देना है सभी बच्चों को। तो इनके बिहाफ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 5 होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। इस तरीके की अभिक्रियाओं को देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये सभी अभिक्रियाएं बहुत सारे पदों में होती है, स्टेप्स वाइज होती है, मैकेनिज्म उनकी देखी जाती है। तो जितने भी स्लो पार्ट होते हैं, मतलब कि स्लो का मतलब मंद पद होते हैं, उनसे अभिक्रिया की आणविकता को निकाला जाता है, ठीक है। और वो कैसे ये एक्चुअल में रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, इसके बारे में आपको समझते हैं, देखते हैं फिर आगे। तो फिर इनकी रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 5 नहीं हो सकती है। तो इन रिएक्शंस को जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जटिल रिएक्शंस होती हैं, उनकी मैकेनिज्म देखी जाती है, मतलब क्रिया विधि देखी जाती है। तो सबसे पहले देखिए HBr पहले इस पार्ट से O2 से रिएक्शन करता है तो HOOBr बनाता है और ये इसका मंद पद होता है, स्लो स्टेप होता है। अब बच्चे कैसे इसको समझेंगे? तो देखिए ज्यादा से ज्यादा आपका नॉलेज होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको उसका ज्ञान होता जाएगा। तो टीचर आपको जो चीजें बताना चाह रहा है कि एक्चुअली ऐसे होता क्या है, क्रियाविधि हर चीज की होती है, मैकेनिज्म सबकी होती है। वो HBr, HOOBr मतलब HO2Br फिर HBr से करके HOBr बना देता है, ठीक है। जैसे HOCl होता है हाइपोक्लोरस, तो ब्रोमस हो जाएगा। ये पद जो होता है, सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है, तीव्र गति से होता है। फिर HOBr फिर HBr से रिएक्शन करके Br2 + H2O से रिएक्शन करेगा। फिर रिएक्शन में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके होल इक्वेशन को क्या किया जाए, जोड़ा जाएगा, तब जाकर के ओवरऑल रिएक्शन ऐसे होगी। तो इस रिएक्शन की क्रियाविधि को पहले देखे भाई, मैकेनिज्म को देखा जाता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में जो पहला पद है वो स्लो स्टेप है, ठीक है। और यही स्टेप ही क्या करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है। और इसी पद में आप देखिए रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब अभिकारक अणु कितने संख्या में, 2 है। इसके आधार पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन गिवन क्या होगी, कितनी होगी, 2 एक्चुअल में होती है। तो लास्ट में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि साधारणतः जो 90% रिएक्शंस वगैरह होती हैं बोर्ड एग्जाम में जो आती है, उनको देख करके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे भाग ले रहे होंगे रिएक्टिंग इसमें, रासायनिक परिवर्तन में, केमिकल चेंज में, तो आप निकाल लेते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप जब देखोगे तो जैसे 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब आणविकता आएगी तो उसमें फिर उसका
निर्धारण उसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि के द्वारा किया जाता है। फिर क्रियाविधि से सब कुछ दे करके फिर जो स्लो पार्ट होता है, जो मंद पद होता है, वो ही वेग निर्धारण पद, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेप होता है। और उसी से में जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे वही क्या होंगे, इसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस के बात होगी। तो ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 5 ना होकर के इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 2 होगी। इस कंडीशन को आप वीडियो को बार बार आप देखिएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट इसका और टर्म हम लोग थोड़ा सा समझा देते हैं। अब आता है नंबर सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सूडो ऑर्डर रिएक्शन मतलब छद्म अभिक्रियाएं, आभासी एकाअणुक अभिक्रिया। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, आभासी एकाअणुक अभिक्रिया के बारे में हम लोग ऐसे उसकी डिफिनेशन ऐसा समझे कि वह अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की कोटि 1 हो तथा आणविकता 1 से अधिक हो, क्या कहलाता है, छद्म अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन या आभासी एकाअणुक अभिक्रिया कहलाती है। Those reaction in which the order of reaction is 1 and the molecularity of reaction is more than 1, that is called as a pseudo order reaction। इसमें P से स्टार्ट करते हैं। The best example, hydrolysis of ethyl acetate, hydrolysis of sucrose and acetic anhydride get with NaOH. It is the 3 best example of pseudo order reaction। Now आपको एग्जांपल से इसको समझाते हैं। आभासी एकाअणुक अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका आपका CH3CO का होल टॉइल O, that is called as acetic anhydride students। Now NaOH, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NaOH इनसे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इस रिएक्शन को समझना है, बैलेंसिंग भी समझनी होगी। तो आप इस तरीके से acetic anhydride को लिखें और NaOH से इसकी रिएक्शन करा दें। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से सोडियम एसीटेट CH3COOH, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड बन जाएगा, प्लस सोडियम एसीटेट। ठीक है, नाउ तो इसके बिहार पे क्या हुआ कि DX अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हुई, 2 रिएक्टिंग है। ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि dx अपॉन dt जो होगा वो एसिटिक एनहाइड्राइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, NaOH की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसके यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो और उसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मोर देन 1 हो, दैट इज कॉल्ड एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सभी लोग देख ले, फिर अच्छे से देखिए दूसरा एग्जांपल और तीसरा, C12H22O11 प्लस H2O, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई बेटा, आणविकता कितनी हो गई, 2, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वो 1 होगी, वो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वाटर के कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है। फिर इसी तरीके से CH3C और C2H5 एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे और फिर जाकर के एसिटिक एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। तो ये सब बेस्ट एग्जांपल
हूं, पहचानने के लिए बहुत ज्यादा आता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज क्लिक लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो एंड माय चैनल एंड मोर। आप इसको क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चों को आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में फुल चैप्टर का उनका रिवीजन हो सके। जिन बच्चों कहीं भी कोचिंग नहीं एफर्ट करते, किसी प्रकार की उनको समस्या है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे कि बच्चों को ज्ञान मिलता रहे केमिस्ट्री में। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।